नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। अब बात करते हैं हम खंडेला की। जी हां, खंडेला का चुनाव बड़ा रोचक चुनाव हुआ। खंडेला की गणित को समझने के लिए भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ की राजनीति जो पिछले कुछ वर्षों में घूम रही है, भारतीय जनता पार्टी से बंशीधर बाजिया, कांग्रेस पार्टी से महादेव सिंह खंडेला और साथ ही साथ एक उभरता युवा चेहरा सुभाष मील। ये जो तीन लोग हैं, इन्होंने खंडेला की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया है। पिछले चुनाव की यदि हम बात करते हैं खंडेला की, तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था सुभाष मील को। सचिन पायलट के गुट के बताए जाते हैं सुभाष मील। महादेव सिंह खंडेला अशोक गहलोत के गुट के बताए जाते हैं। तो जब सुभाष मील को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने 2018 में, तो महादेव सिंह खंडेला ने निर्दलीय ताल ठोकी और भाजपा से थे बंशीधर बाजिया। अब पहले इस चुनाव की जब हम 2023 की बात करें, उसके पहले 2018 के चुनाव के परिणाम खंडेला में क्या रहे वो समझना जरूरी है। महादेव सिंह को वोट मिले 53,864 और बंशीधर बाजिया दूसरे नंबर पर रहे, वोट मिले 49,516। लगभग 4,200 वोटों का अंतर रहा। 4200 वोटों के आसपास से महादेव सिंह चुनाव जीत गए, निर्दलीय होते हुए भी। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे सुभाष मील, उनको वोट मिलते हैं 44,772। यानी कि बीजेपी के जो बंशीधर बाजिया थे उनसे लगभग 5,000 वोट कम थे, और महादेव सिंह जो चुनाव जीते हैं उनसे लगभग 9,000 वोट कम मिले। सुभाष नेहरा वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, 16,378 वोट उनको उस 2018 के चुनाव में मिले। अब देखिए, गणित इस बार बदलती है। अशोक गहलोत की टिकट में ज़्यादा चलती है खंडेला को लेकर, और महादेव सिंह को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलता है। भाजपा से टिकट के दावेदारों की एक लंबी श्रृंखला थी। बंशीधर बाजिया पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, स्वाभाविक रूप से दावेदार थे ही। डॉक्टर रामदेव सिंह खैरवा टिकट की दावेदारी कर रहे थे। बलदेव सिंह खंडेला, दिलीप सिंह फोगावट, कई सारे नाम वहाँ से भाजपा के दावेदारों की सूची में थे। लेकिन भाजपा ने क्या मास्टर स्ट्रोक चलाया, जैसे महादेव सिंह का टिकट डिक्लेयर हुआ, सुभाष मील को भाजपा ज्वाइन करवाई गई और सुभाष मील ने भाजपा ज्वाइन की। उसके अगले दिन उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। अब सोचिए, जो व्यक्ति 2018 में कांग्रेस पार्टी के उस पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, उसको 2023 में भाजपा अपना टिकट दे देती है, जबकि भाजपा के पास खुद के पास बहुत से दावेदार थे, कार्यकर्ता थे। तो वहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनकी स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई। जो मैं बात कर रहा था आपके सामने भी फतेहपुर की, लक्ष्मणगढ़ की, वही उससे कहीं बदतर स्थिति हो गई खंडेला में। तो खंडेला में भाजपा का वोट बैंक बंशीधर बाजिया के साथ रहता है या सुभाष मील के साथ जाता है। बताया जाता है कि सुभाष मील ने जब भाजपा ज्वाइन की और अगले दिन टिकट मिला, उसके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला उन्होंने जलाया था। तो वहाँ के जो संघ के कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना था कि आखिर हम सुभाष मील की जिंदाबाद कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक विचित्र सी स्थिति खंडेला में बनी है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि खंडेला में चुनाव पार्टी और लीडर, आप ध्यान दीजिएगा, है बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। राजनीति में दो तरह की राजनीति शेखावाटी में खास तौर पर चलती है, एक लीडर की राजनीति, एक पार्टी की राजनीति। पार्टी के अपने वोट होते हैं, लीडर के अपने वोट होते हैं। किसी जगह लीडर के ज़्यादा वोट होते हैं, पार्टी के वोट कम होते हैं। वही स्थिति खंडेला में भी नजर आ रही है। लीडर के तौर पर सुभाष मील के पास में लगभग 40,000 के आसपास वोट बताए जाते हैं। पार्टी पीछे रह जाती है। यदि पार्टी साथ देके 25-30 हज़ार वोट और उनको दिला देती है, तो सुभाष मील यहाँ से भाजपा की तरफ से इस बार चुनाव जीत सकते हैं। तो मुकाबला मुख्य रूप से महादेव सिंह खंडेला और सुभाष मील के बीच बताया जा रहा है। बंशीधर बाजिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तीसरे नंबर पर जाते हुए वो लग रहे हैं। तो खंडेला का कुल मिला के ये जो मामला है, वो हम कह सकते हैं कि महादेव सिंह खंडेला चुनाव हार रहे हैं। हमारे अनुमान के हिसाब से सुभाष मील चुनाव जीत रहे हैं, बंशीधर बाजिया तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, और जेजेपी से सरदार सिंह आर्य ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव को कोई प्रभावित करने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये बात हो गई खंडेला विधानसभा की।
अब बात दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी 2008 से ही जब हम देखते हैं तो भाजपा के लिए दूर की कौड़ी रहा है। यहाँ से लगातार नारायण सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, पीसीसी के अध्यक्ष रहे, उनके परिवार का कब्जा रहा है। लगातार वीरेंद्र सिंह वहाँ से विधायक हैं और भाजपा ने जो है वहाँ से हरीश कुमावत को कई बार अवसर दिए। चुनाव से कुछ समय पहले हरीश कुमावत का निधन हो गया था, लेकिन हरीश कुमावत बराबर का चुनाव वहां लड़ रहे थे। दातारामगढ़ में कुमावत समाज के वोटर बड़ी संख्या में बताए जाते हैं, जाट समाज का अच्छा खासा दबदबा वहां है। और 8 में जब परिसीमन हो गया तो अमराराम धोद से शिफ्ट होकर आ गए दातारामगढ़ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए। अब जब हम बात करते हैं दातारामगढ़ की तो इस बार भाजपा ने नया उम्मीदवार भाजपा लेकर आई, क्योंकि हरीश कुमावत का निधन हो गया था। गजानंद कुमावत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रेम सिंह बाजोर के नज़दीकी बताए जाते हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया। हर बार जिस तरीके से बात होती थी कि भाजपा टिकट डिक्लेयर करती थी और कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह की बातें, कुछ विरोध की बातें आती थी, इस बार उतना विरोध और विद्रोह देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा रोचक इसलिए भी बना क्योंकि वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, उनकी धर्मपत्नी रीटा सिंह वो चुनाव लड़ रही हैं जेजेपी से, और आपके जो है भारतीय जनता पार्टी से गजानंद कुमावत है और कामरेड अमराराम तो मैदान में हैं ही। लेकिन यदि आप समझें कि 4 बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं और मामला चतुष्कोणीय होगा तो गलत समझ रहे हैं। रीटा सिंह बहुत हद तक चुनाव को प्रभावित नहीं कर रही हैं। जो जानकारी हमारे पास आई है वो जानकारी ये आ रही है कि रीटा सिंह को 5-7 हज़ार वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को वो सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रही हैं 5-7 हज़ार वोट लेकर। इसलिए गजानंद कुमावत की राह थोड़ी आसान हो सकती है। कामरेड अमराराम के हिस्से में वही 40 हज़ार के आसपास वोट उनके परमानेंट हैं, वो उनके पास रहने वाले हैं। लेकिन यदि रीटा सिंह 7-8 हज़ार वोट लेकर सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि गजानंद कुमावत आराम से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं इसलिए मैं जोर डाल रहा हूं क्योंकि जो जानकारियां हमारे पास आई हैं, आधार कार्ड को जिस तरीके से लिंक किया गया मोबाइल नंबर से, और कुछ जानकारियां ये भी आई हैं कि दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुमावत और राजपूत समाज के बहुत से मतदाता मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काम करते हैं। उनका वोटिंग लिस्ट में वहां पर भी नाम है, यहां पर भी नाम था। इस चुनाव में ऐसे बहुत से मतदाताओं के नाम कट गए हैं और जो जानकारी आई है वो ये आई है कि ऐसे लगभग 3-4 हज़ार से अधिक मतदाता होंगे जिनका नाम यहाँ से कटा है, जो सामान्य रूप से भाजपा का वोटर था। तो ये जो 3-4 हज़ार वोट कम हुए हैं उसकी खानापूर्ति कांग्रेस के वोट काटकर रीटा सिंह कर देगी, तो मुकाबला थोड़ा बराबर का ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अपर हैंड मैं यहाँ पर भाजपा के गजानंद कुमावत को दूंगा और वो स्थिति मैं यहाँ रखना चाहूँगा जो मैंने लक्ष्मणगढ़ में रखी। 52% विनिंग चांस हैं भाजपा के गजानंद कुमावत के, 48% जो है वो चांस हैं वीरेंद्र सिंह के। और जब दातारामगढ़ की बात करते हैं तो 2018 का जो चुनाव था, वीरेंद्र सिंह वहाँ चुनाव जीते, 64,931 वोट मिले थे। हरीश कुमावत को 64,011 वोट मिले थे और अमराराम तीसरे स्थान पर 45,186 वोट लेकर रहे थे। तो कुल मिला के मुकाबला वही भाजपा और कांग्रेस के बीच है। देखना ये दिलचस्प रहेगा कि वहाँ दातारामगढ़ में रीटा सिंह वो कितने वोट ले पाती हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। अब अगली सीट की हम बात करें नीमका थाना की। नीमका थाना में प्रेम सिंह बाजोर भाजपा के उम्मीदवार थे। बहुत से लोग इस बार टिकट और भी मांग रहे थे। रघुवीर सिंह तंवर थे, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विष्णु चेतानी थे, और भी कई नाम इनके साथ में थे। नीमका थाना का जो चुनाव है वो बड़ा रोचक चुनाव इस बार हो गया है। और 2018 की बात करें तो 2018 में सुरेश मोदी ने यहाँ से चुनाव जीता था। 66,287 वोट उनको मिले थे। प्रेम सिंह बाजोर को 53,672 वोट मिले थे। लगभग 12,500 वोटों से सुरेश मोदी चुनाव जीत गए थे। आरएलपी से रमेश खंडेलवाल ने वहाँ से चुनाव लड़ा था, जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके थे, और रमेश खंडेलवाल 25,620 वोट लेकर गए। आप याद रखिएगा 25,620 वोट निर्दलीय आरएलपी के रूप में रमेश खंडेलवाल को मिले थे। अब इस बार की क्या स्थिति है? आम मतदाता से जब नीमका थाना क्षेत्र में बात होती है तो कहते हैं सुरेश मोदी चुनाव जीत रहे हैं। जन जन तक उनका मैसेज पहुंचा है
और उन्होंने नीम का थाना को जिला बनवाया है, उनके विकास कार्यों की बात है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर रघुवीर सिंह तंवर चुनाव लड़ रहे थे और प्रेम सिंह बाजोर के खिलाफ कुछ माहौल बना हुआ था। इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जब हम टेबल पर बात करते हैं, जब हम बात करते हैं समीकरणों की, तो समीकरण चौंकाने वाले हो सकते हैं। समीकरणों की बात करते हैं, अंदर खाने जो बातें हमारे सामने आई हैं नीम का थाना को लेके, तो आरएलपी से राजेश भाईड़ा मीणा समाज से आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मामला चतुष्कोणीय नहीं है, मामला तो जो है आर पार का आमने सामने चुनाव है। प्रेम सिंह बाजोर भाजपा के, सुरेश मोदी कांग्रेस के। रघुवीर सिंह तंवर समाज से आते हैं। कहा जा रहा है कि 5-7 हज़ार वोट ले सकते हैं, वो वोट भाजपा के ज़्यादा काटने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर राजेश भाईड़ा आरएलपी के जो उम्मीदवार हैं वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, SC ST का वोट बैंक उनकी तरफ खिसकेगा। तो जो नुकसान भाजपा को रघुवीर सिंह तंवर कर रहे हैं उसकी भरपाई ये राजेश भाईड़ा आरएलपी के उम्मीदवार ये कर देंगे। तो यहाँ तो मामला बराबर का सा है। फिर आखिर क्या बात है कि लोग कह रहे हैं सुरेश मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, प्रेम सिंह बाजोर टक्कर में नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि सट्टे बाजार का भी खेल हो सकता है, करोड़ों की राशि सट्टा बाजार में लगती है और ये माहौल बनाया जा सकता है कि प्रेम सिंह बाजोर चुनाव हार रहे हैं। लेकिन समीकरण क्या कह रहे हैं, जो अंदर की बात निकल कर आई है, रमेश खंडेलवाल प्रेम सिंह बाजोर को वोट करवा रहे हैं। 25,000 वोट पिछली बार लिए हैं, याद कीजिएगा। साथ ही खेतड़ी से जो लंबे समय तक विधायक रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुर्जर समाज से आते हैं, वे भी प्रेम सिंह बाजोर को सपोर्ट कर रहे थे। अंदर अंदर ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। सुभाष महरिया की भी ये सुनने में आ रही थी कि उनके समर्थक भी प्रेम सिंह बाजोर के साथ है। और कुछ हद तक चीज़ें इस तरीके की भी आ रही थी कि महादेव सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं खंडेला में, वे भाजपा के उम्मीदवार को वहाँ लाभ पहुँचा रहे हैं नीम का थाना में। इस तरीके की भी जानकारी आ रही है। तो ये जो 4 प्रमुख नेता हैं, रमेश खंडेलवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सुभाष महरिया, महादेव सिंह, यदि ये चारों लोग प्रेम सिंह बाजोर के पक्ष में मतदान करवाने के लिए प्रयास करेंगे तो इन परिस्थितियों में प्रेम सिंह बाजोर चुनाव जीत सकते हैं। माहौल है सुरेश मोदी का। इसलिए ये जो बात है अंदर खाने कैलकुलेट यदि आप करते हैं तो प्रेम सिंह बाजोर जीतते हुए दिखते हैं, जनता कह रही है सुरेश मोदी जीत रहे हैं। लेकिन इन समीकरणों के आधार पर मेरा मत है कि बीजेपी ये सीट जीत सकती है। अब आखिर में बात करेंगे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में भी लंबे समय से जो चुनाव है वो खर्रा परिवार और दीपेंद्र सिंह शेखावत इनके बीच चला आ रहा है। यहाँ रोचक बात यह है कि दीपेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस पार्टी से इस बार उम्मीदवार थे। चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं और बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। और सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने घोषणा करने के बाद दीपेंद्र सिंह कांग्रेस का टिकट लेकर आते हैं और चुनाव यहां से कांग्रेस के सिंबल पर लड़ते हैं। भाजपा का टिकट फिर से झाबर सिंह खर्रा को मिलता है। अब इस बार इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का काम किया बलराम यादव ने। जी हाँ, बलराम यादव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे और लग रहा था कि दीपेंद्र सिंह शेखावत का टिकट कटेगा तो हो सकता है बलराम यादव को टिकट मिल जाए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि भाजपा से भी मंगल यादव जो है वो चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे। भाजपा से मंगल यादव और बलराम यादव, ये इन दोनों के बीच में कुछ व्यावसायिक गठबंधन भी है इस प्रकार का। और मंगल यादव भाजपा से बड़ी धांसू तैयारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, खुलकर बलराम यादव की तरफ चले गए। जातिवाद का कार्ड खुलकर इस विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। पिछले कुछ समय से यादव समाज लामबंद हो रहा है और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि बलराम यादव इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब श्रीमाधोपुर की हम वर्तमान स्थिति की बात करें उसके पहले एक बार ये समझ लें कि पिछला जो चुनाव था 2018 का, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव जीता था। 90,941 वोट मिले थे और लगभग 11,810 वोटों से वो चुनाव जीते थे। लेकिन उसके पहले 2013 में झाबर सिंह खर्रा चुनाव जीते थे। 75,101 वोट उनको मिले थे। दीपेंद्र सिंह शेखावत को 67,199 वोट मिले थे। लगभग 8,000 वोटों से उस समय चुनाव जीत गए थे झाबर सिंह खर्रा। फिर लगभग 11,000 वोटों से चुनाव जीत गए
दीपेंद्र सिंह शेखावत, पिछली बार 2 लोग जो है वो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे। नरेंद्र मेहरोली मैदान में थे, एक दुर्गा प्रसाद खर्रा मैदान में थे, और भी कई लोग थे। इस बार भी छोटे बड़े कई उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन यादव समाज ने, जो मुझे लगता है 2008 में ओम प्रकाश यादव ने यहाँ चुनाव लड़के 18,000 वोट लगभग लिए थे। उसके बाद यादव समाज पहली बार लग रहा है कि इतना जोर शोर से लामबंद हुआ है। और यादव समाज का वोट सामान्यतः ये कहा जाता है मुंड्रू के आसपास का जो क्षेत्र है, अरनिया का जो क्षेत्र है, जिसको यादव हाईकोर्ट भी कहा जाता है, वहाँ से माहौल बलराम यादव के पक्ष की तरफ जाता है। तो यादव वोटों का ध्रुवीकरण बलराम की तरफ हो रहा है, और ये नुकसान किसको पहुंचाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इस तरफ का जो यादव वोट बैंक था, उसके लिए कहा जाता है भाजपा को वोट करते हैं तो इधर भाजपा को थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन बलराम यादव का जो क्षेत्र है, अजमेरी, खटकड़, किशोरपुरा, हाथीदह, हरदास का बास, वो जो क्षेत्र है, वहाँ सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि वहाँ दीपेंद्र सिंह शेखावत प्लस में रहते हैं। झावर सिंह खर्रा को उस क्षेत्र में नुकसान होता है, और उस क्षेत्र का भी बहुत सा वोट बलराम यादव को जा सकता है। तो वहाँ कांग्रेस के वोट काटेंगे, अरनिया मुंड्रू के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ भाजपा के वोट काटेंगे। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मामला लगभग बराबर का सा, बलराम यादव, कांग्रेस और भाजपा दोनों के लगभग वोट काटेंगे। और अभी इस समय लोगों का कहना है कि लगभग 25,000 के आसपास वोट बलराम यादव लेकर जा सकते हैं। और जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो जानकारियां आ रही हैं हमारे पास, उसमें हमारा ओपिनियन पोल, हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि श्रीमाधोपुर की सीट भाजपा के खाते में जाते हुए अभी हमारे को लग रही है, और झावर सिंह खर्रा वहाँ से विधायक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि 8 सीटों की संक्षेप में बात करें तो सीकर की सीट कांग्रेस पार्टी को, फतेहपुर की सीट कांग्रेस पार्टी को, और धोद की सीट जो है वो जा रही है कम्युनिस्ट को। लक्ष्मणगढ़ पर बराबर का मुकाबला है, खंडेला भाजपा के पक्ष में जाती हुई लग रही है। नीम का थाना बराबर का मुकाबला लगता है, और श्रीमाधोपुर की सीट भाजपा की तरफ जाती लग रही है। दाता रामगढ़ की सीट भाजपा की तरफ जाती हुई लग रही है। तो ये हमारा अनुमान है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल द विवेक व्यूज का। सैकड़ों लोगों से बात हुई, क्षेत्र में जाना हुआ, अनेक विधानसभा क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में जाना हुआ पूरी टीम के साथ में। उसके आधार पर ये हमारा अनुमान है। आपका इस विषय में क्या कहना है, कौन सी जगह पर कौन सा दावेदार है जो जीत सकता है? क्या आप हमारे ओपिनियन पोल से सहमत हैं? यदि हैं तो कमेंट करके बताएं। यदि आपका कुछ अलग विचार है तो भी कमेंट करके बताएं। यदि आपको लगता है कि कुछ फैक्ट्स में कुछ 19-20 लगता है तो भी आप निसंकोच रूप से बता सकते हैं। तो अपने विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। फिर जल्दी ही एक वीडियो हम और लेकर आएंगे जयपुर जिले को लेकर, किस तरीके का क्या ओपिनियन पोल है। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज, क्योंकि ये तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा कि आखिर वास्तव में कौन है मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।